आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। ये कहानी बांग्लादेश की है और ये एक सीरियल किलर की कहानी है जिसका नाम था इरशाद सिकदर। इरशाद सिकदर एक कुख्यात गुंडा था जिसने अपनी ज़िंदगी में, जिसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि उसके ऊपर 60 मर्डर केस थे, 60 मर्डर केसेस। उसने अलग अलग समय पे अलग अलग वारदातों को अंजाम दिया था और बांग्लादेश में उसका बहुत नाम था, उसके नाम के बहुत चर्चे थे। ये कहानी शुरू हुई बांग्लादेश के एक गांव से जहां पर सिकदर बहुत छोटा था। इसके जो वालिद थे, इनके जो पिताजी थे, वो उनका नाम बंदे मियाँ था। बंदे मियाँ अपनी परिवार के साथ वहाँ पर एक गांव में रहा करते थे बांग्लादेश में। और सिकदर, इरशाद सिकदर बहुत छोटा था। उस वक्त उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो गई। उसकी माँ की तबीयत ख़राब होने की वजह से उनको एडमिट किया गया और जब उनको एडमिट किया गया तो पैसे समय पर डॉक्टर को नहीं देने की वजह से उनकी माँ का इंतकाल हो गया। उनकी माँ ऑफ हो गई। उसकी ये बात दिमाग में बैठ गई, वो छोटे से बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ गई कि मेरी माँ पैसों की कमी की वजह से मर गई है। उसने उसी उम्र में, उसी समय एक बात अपने दिमाग में ठान लिया कि मैं मेरी ज़िंदगी में अब पैसे की कमी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। खैर, ज़िंदगी चलती रही और सिकदर और उसके जो पिताजी थे वो लोग वहाँ से शिफ्ट होकर, वहाँ से अपना घर को बेचकर एक गांव में आए, दूसरे गांव में, बांग्लादेश में ही। खुलना नाम था, खुलना डिस्ट्रिक्ट। खुलना डिस्ट्रिक्ट में वो लोग वहाँ पर आए और ये छोटा सा था, इसकी उम्र छोटी थी इरशाद सिकदर की। अब इसने छोटा मोटा कुछ ठेला लगाया, ठेला लगा के कुछ काम धंधा चालू किया क्योंकि इसकी ज़िंदगी ज़ीरो से स्टार्ट थी। इसने छोटा मोटा कुछ ठेला लगाया, ठेला लगा कर कुछ छोटे मोटा काम उसने शुरू करा, मगर कुछ ख़ास प्रोग्रेस नहीं हो पाया। उस ठेले से क्या प्रोग्रेस होगा। उसकी सोच बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, बहुत छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी सोच हो गई थी उसकी। अब यूं ही वक्त कटता गया, ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया। अब ये जैसे ही थोड़ा जवानी की तरफ पहुंचा, इसने बहुत जल्दी तरक्की करने का रास्ता अपनाना चाहा और इसने दिमाग चलाया कि मैं किस तरह से बहुत जल्दी से तरक्की करूं, बहुत जल्दी से बहुत बड़ा रुतबेदार इंसान बन जाऊं, बहुत पैसे आ जाए मेरे पास में। इसने क्राइम लाइन को अपना चुन लिया, एक धंधा बना के चुन लिया। अब उसने क्या करा, वहीं पर खुलना के पास में जो स्टेशन था, वो स्टेशन के पास में वो अपना ठेला लगाया करता था। उसी स्टेशन पर उसने पहली अपनी क्राइम की वारदात को अंजाम दिया और उसने वहाँ पर से जो स्टेशन से जो लोग उतरते थे, स्टेशन पर जो लोग उतरते थे वो लोग ट्रैक से चलकर जाते थे गांव में। इसने क्या करा, ट्रैक पे 2-4 लोगों को लेकर ये खड़ा रहता और वहाँ से जो लोग आते उनको लूटता, उनके सोने के जो गहने होते वो उतार लिया करता, उनके पास जो कैश होता वो ले लिया करता। ऐसा चलता रहा कुछ समय तक और पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट जाती रही। अब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स भी कंटिन्यूसली जा रही है और ये इसका यहाँ पर ये क्राइम चालू है। अब इसने धीरे धीरे पुलिस को मैनेज करना सीख लिया। कुछ चंद पुलिस वाले थे जो इसका फेवर भी करते थे कहीं ना कहीं। अब इसने क्या करा, देखा कि पुलिस मेरे सपोर्ट में है, लोग जो छोटे मोटे क्रिमिनल्स थे वो लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसने एक गैंग को ज्वाइन कर लिया वहाँ पर। वो गैंग को ज्वाइन करा और वो गैंग का नाम था रंगा चोरा। उस गैंग में इसने इतना काम किया कि ये उस गैंग का मेन हो गया।
यानी इसी की ये गैंग हो गई रंगा चोरा। अब इसने अच्छे खासे पैसे कमाना शुरू कर दिया, इसके पास अच्छे खासे पैसे आ गए। धीरे धीरे ये बिज़नेस की तरफ भी चलने लगा। एक तरफ से ये क्राइम करता, दूसरी तरफ से ये बिज़नेस की तरफ भी चल पड़ा। अब ये थोड़ा रुतबेदार हो गया, इसने पार्टी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया। अब पहली बार ये इलेक्शन में खड़ा हुआ और ये छोटी मोटी इलेक्शन में कुछ खड़ा होकर ये छोटे मोटे पोस्ट पर पहुंच गया जीत कर, और ये वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का कमिश्नर बोलते हैं वो बन गया। ये पॉलिटिक्स में एक पोस्ट होती है वहाँ पर, ये उस पोस्ट पर पहुँच गया। अब इसने सोचा 1976 और 77 में इसने सोचा कि मैं एक अपनी खुद की गैंग बनाऊं। अब इसने खुद की एक गैंग बनाया और वो गैंग का नाम रखा रामा बहिनी, क्योंकि ये जो इससे पहले जो इसकी गैंग थी रंगा चोरा, वो जो चोरा नाम था, ऐसा लगता था चोर, तो वो नाम उसको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ये बड़े रुतबे पर भी पहुंच गया था। तो इसने एक नई गैंग खुद की बनाया जिसका नाम रखा रामाडा बहिनी नाम की ये गैंग ये चलाना शुरू किया इसने, इरशाद सिकदर ने। अब धीरे धीरे काफ़ी लोग इसको ज्वाइन होने लग गए और ये अपने गिरोह का मेन सरदार कहलाता। और क्योंकि ये पार्टी पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लेने लगा और ये इलेक्शन में जीत कर वार्ड नंबर 8 से ये कमिश्नर बना था, इसके साथ में पार्टी का भी एक पावर आ गया। इसने एनबीपी एक पार्टी है वहाँ पर, वो पार्टी की जब गवर्नमेंट बनी तो इसने एनबीपी पार्टी को भी ज्वाइन कर लिया और फिर उसने अवामी लीग पार्टी को भी ज्वाइन किया। ऐसा दो तीन पार्टियाँ इसने अपनी लाइफ में बदला। अब अवामी लीग पार्टी को इसने ज्वाइन किया और सिकदर का अपना एक काम चलता रहा। और अचानक सिकदर का ये जब क्राइम की दुनिया में इसने कदम रखा था, तब स्टार्ट से लेके एंड तक इसके साथ में इसका एक दोस्त रहा करता था, उसका नाम था नूर आलम। उसको नूर नाम से जाना करते थे लोग। जो इसने गैंग ज्वाइन किया था, पहली गैंग से ये उसके साथ में था, नूर नाम था उसका, और ये इसका सारा राज जानता था स्टार्ट से। सिकदर की जब इसने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, अपनी गैंग इतनी बड़ी बना लिया, और तो इसने क्या करा, सिकदर ने धीरे धीरे एक करके इसने 6 शादियां कर ली। इसकी 6 बीवियां थी, जिसमें से जो इसकी पहली बीवी थी खतीजा बेगम नाम था उसका, जिसने सिकदर से 1973 में शादी की थी। उसके बाद में साजिदा, फिर तस्लीमा और फिर फरीदा, और 2 औरतों के नाम कहीं पर मेंशन नहीं है। 4 औरतों के नाम खाली सामने आए हैं। ये अपनी 6 बीवियों में से सबसे ज़्यादा जो पहली बीवी थी इसकी खतीजा, उसको ये ज़्यादा पसंद करता था, ज़्यादा चाहता था। खतीजा से उसको कुछ बच्चे भी थे। और अब धीरे धीरे इसकी क्राइम की दुनिया यहाँ चल रही थी, यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स की दुनिया इसकी चल रही थी। अब पार्टी में भी इसकी बहुत अहमियत, बहुत इज्जत, क्योंकि ये पार्टी फंड भी दिया करता था अच्छे खासे। पुलिस का सपोर्ट, पार्टी का सपोर्ट, हर तरह से हर जगह से इसको सपोर्ट्स मिलते गए। अचानक इसका एक दोस्त था नूर, जो इसका राजदार था। अचानक नूर एक पार्टी के बड़े ओहदेदार आदमी के पास में गया और वो नूर ने कहा कि मैं सिकदर के बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं इसकी सारे क्राइम जो इसने किया है उसका मैं अकेला राजदार हूँ। अब वो जो पॉलिटिशियन था उसने अपने चीफ तक बात पहुँचाया, वो चीफ तक बात पहुँची, और बात पहुँचने के बाद में उसी की पार्टी अवामी लीग पार्टी ने ही उसको ऑर्डर, कमिश्नर साहब को वहाँ के ऑर्डर किया कि सिकदर को अरेस्ट किया जाए। सिकदर को अरेस्ट किया गया 1999 में, और नूर ने बताया सिकदर के बारे में,
नूर ने बताया, अपना पूरा स्टेटमेंट दिया। नूर ने पुलिस स्टेशन में बैठकर नूर ने बताया कि सिकदर के साथ मैं स्टार्टिंग से हूँ, जब से उसने ये क्राइम की दुनिया में कदम रखा है तब से मैं उसके साथ में हूँ, उसके साये की तरह। हम लोगों ने साथ में क्या क्या क्राइम किए वो सब इसने धीरे धीरे एक एक करके बताया। इसने बताया कि सिकदर ने 60 से ज़्यादा कत्ल को अंजाम दिया है। और जैसे ही ये पार्टी पॉलिटिक्स में एंट्री किया इसने, और ये जैसे ही इसका रुतबा बढ़ने लगा, इसका नाम होने लगा, इसके पास में बहुत ज़्यादा पैसे आने लगे, इसने वहाँ एक तालाब जैसा था बहुत बड़ा, वो तालाब के पास में एक फैक्ट्री थी, बर्फ़ की फैक्ट्री थी। और उस बांग्लादेश की सबसे बड़ी बर्फ़ की फैक्ट्री थी वो। और वो बर्फ़ की फैक्ट्री में जितने भी मछुआरे थे अपनी मछलियाँ वहाँ पर रखने आते थे, क्योंकि मछलियाँ ख़राब ना हो, तो और वहाँ से ही बर्फ़ खरीदते थे। सिकदर की नज़र उस पर पड़ी और सिकदर ने उसके सेठ को बुलाया और सेठ से कहा कि ये तुम्हारी जो फैक्ट्री है मुझे पसंद है, मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ। सेठ ने इनकार किया। इनकार करने के बाद में सिकदर ने उसका मर्डर कर दिया। और इसकी एक पैटर्न था, एक इसका तरीका था, एक सिस्टम था। ये जब भी किसी का मर्डर करता, किसी का कत्ल करता, ये क्या करता, एक गोनी में सीमेंट डालता और सीमेंट डालकर उस इंसान को वो बोरी में डालता। बोरी में एक इंसान को जिसका इसको कत्ल करना होता था उसको डालता और उसमें सीमेंट डाल देता बहुत सारा। उसका सिर्फ मुंह ऊपर रहता और हाथ अंदर लॉक रहते सीमेंट के अंदर। और उसको वो बोरी के साथ में वो पानी में डुबा डालता, उसी तालाब में जहाँ पर इसने बर्फ़ फैक्ट्री ख़रीदा था। उस वजह से ये होता था कि सीमेंट के वज़न से वो इंसान की लाश पानी में के ऊपर नहीं आ पाती, वो अंदर ही अंदर मर जाता और किसी को पता भी नहीं चलता। सिकदर ने इस तरह की सारी वारदातों को अंजाम दिया और बर्फ़ का जो आइस जो फैक्ट्री थी, आइस की फैक्ट्री के जो मालिक थे उसका कत्ल कर दिया। इसी तरह से कत्ल करने के बाद में आइस फैक्ट्री पे कब्ज़ा कर दिया और आजू बाजू के जितने भी मछुआरे थे, मछुआरों को बुलाकर उसने ये वार्निंग दिया कि जो भी मेरे अलावा अगर कहीं और से आइस ख़रीदेगा उसको अपने अंजाम को भुगतना पड़ेगा। अब इसके लोग भी बहुत ज़्यादा थे सिकदर के। अब जो वहाँ के जो व्यापारी थे, मछुआरे थे, उन लोगों को इसके लोगों का भी खतरा था, इसके लोगों से भी डर था और इससे भी डर था। इसकी पार्टी पॉलिटिक्स में भी ये, इसकी अच्छी पोस्ट थी, रुतबेदार आदमी था ये। फिर नूर ने बताया ये जितने भी टेंडर्स होते थे वहाँ पर, जैसे कि वो इलाके का सड़क बनाने का टेंडर या ऐसा कोई भी टेंडर, ये टेंडर गवर्नमेंट से पास करवा के लेता था और ज़बरन पास करवाता था। और जो ऑफिसर इसकी बात नहीं मानता वो मौत के घाट उनको उतार देता। नूर ने बताया कि इसी तरह इसने एक एप्लीकेशन डाला एक जगह का काम गवर्नमेंट से लेने के लिए। अब वो जगह का काम टेंडर था, वो टेंडर इसको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इसके सामने एक आदमी आया, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का आदमी था और वो इंसान जो था खालिद हुसैन नाम था। वो भी बहुत ज़्यादा रुतबेदार आदमी था और वो भी ऐसा था कि उससे कोई बात, उसकी मर्ज़ी के बिना कोई बात उससे कोई मनवा नहीं सकता था। और ये जो टेंडर्स होते थे ये पास करना फाइनल अथॉरिटी ये था खालिद हुसैन ने उसका एक टेंडर को रिजेक्ट किया, सिकदर के एक टेंडर को रिजेक्ट किया। सिकदर ने जाकर उससे बात किया, बात करने पर भी खालिद हुसैन नहीं माना। नहीं मानने के बाद में सिकदर अचानक एक दिन नूर को लिया और नूर को लेकर खालिद हुसैन के घर पर पहुंचा। और खालिद हुसैन नूर ने कहा कि मैं सोचा कि ये जाकर बात करेगा, समझाएगा, पर ये सिकदर जाने के साथ में खालिद हुसैन के ऊपर टूट पड़ा और हमला किया। हमला करने के बाद में चाकुओं से गूंदने लगा उसे और गूंदते उसे उसी के घर में जान से मार डाला। जान से मारने के बाद में उसकी लाश को खींचते खींचते बाहर लाया और उसी की गाड़ी में, यानी कि खालिद हुसैन की ही गाड़ी में उसकी लाश को डाला उसने और डालकर उसी तालाब के पास लेकर गया और लेके जाकर उसको उसकी गाड़ी के साथ खालिद हुसैन की डेड बॉडी को
उसी की गाड़ी में बिठाकर पानी में धकेल दिया, तालाब में धकेल दिया। अब कुछ दिनों बाद में खालिद हुसैन का चर्चा हुआ और उसकी बॉडी मिली। बॉडी मिलने के बाद में खालिद हुसैन के भी चाहने वाले बहुत थे, ये भी रुतबेदार आदमी था, पार्टी पॉलिटिक्स में था और ये भी अवामी लीग पार्टी का ही मिनिस्टर था। ये मिनिस्टर नहीं था मगर अच्छा रुतबेदार आदमी था ये, अब नेता था ये। अब इसके लोग धीरे धीरे आपस में बात करने लगे तो सिकदर को अवामी लीग पार्टी ने उसकी पोस्ट से निकाल दिया, क्योंकि लोगों में ये चर्चा होने लगा कि सिकदर ने ही खालिद हुसैन का कत्ल किया है। पार्टी ने उसको अपनी पार्टी से निकाल दिया। अब पार्टी ने जब निकाल दिया तो उसकी ताकत आधी हो गई। ताकत आधी होने के बाद में लोग आपस में चर्चा करने लग गए और इसका पार्टी पॉलिटिक्स का जो सपोर्ट था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। और उसके बाद में नूर ने बताया कि ये सारा जो मामला हुआ है ये उसके सामने हुआ, ये आई विटनेस है इन सारे मामलात का, ये आई विटनेस है और इसने पुलिस से और गवर्नमेंट से ये कहा कि मुझे सरकारी गवाह बनाकर मुझे छोड़ दिया जाए। नूर को सरकारी गवाह बनाकर छोड़ दिया गया और इरशाद सिकदर को अरेस्ट किया गया। इरशाद सिकदर के अरेस्ट होने के बाद में इरशाद सिकदर को सेशन कोर्ट ने, बांग्लादेश की सेशन कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी। इसके ऊपर टोटल 43 मर्डर केस स्टार्ट में डाले गए। उसके बाद में टोटल और जब इन्वेस्टिगेशन में जब सामने आया तो 60 मर्डर केस हो गए। पुलिस ने उसकी बर्फ़ की जो फैक्ट्री थी, आइस फैक्ट्री पर रेड डाली। रेड डालने के बाद में उनको वहाँ से बहुत सारे कपड़े मिले, बहुत सारे लोगों के कपड़े जिन लोगों को इसने मार दिया था, और उनके कपड़े निकाल कर उनको सीमेंट के अंदर जो बोरी में बिठाता था, बोरी में डालता था, बोरी में डालकर उसमें सीमेंट डालकर उनको पानी में डाल देता था। वहाँ से पुलिस को सीमेंट मिली, बोरी मिली और बहुत सारे लोगों के कपड़े मिले। ऐसे काफ़ी सारे एविडेंस मिले, किसी का जूता, किसी का कुछ ऐसा मिला, काफ़ी सारे लोगों का। ये सारा पुलिस ने एविडेंस बनाया और फिर जो खालिद हुसैन का जो मर्डर था वो खालिद हुसैन का मर्डर इस पर प्रूव हो गया, क्योंकि काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले और नूर जो था वो पूरी तरीके से उसमें साथ में इन्वॉल्व था। और नूर के ही गवाही पर सिकदर को सेशन कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी। और फिर सिकदर ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया कि मुझे फांसी की सज़ा नहीं दी जाए। हाई कोर्ट ने ट्रायल चलाया। हाई कोर्ट ने ट्रायल चलाने के बाद में हाई कोर्ट ने भी इस सेशन कोर्ट का जो फैसला था उस पर कंटिन्यू किया, यानी कि हाई कोर्ट ने भी उसको फांसी की सज़ा दी। फांसी की सज़ा का टाइम मुकर्रर किया गया और अब उसने वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उस समय, प्रेसिडेंट को उसने गुहार लगाया कि मुझे फांसी नहीं दी जाए। उसकी जो फर्स्ट वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ से उसने कहा, उसकी फर्स्ट वाइफ ने वो फाइल किया किसी एडवोकेट के थ्रू। उस समय प्रेसिडेंट जो थे बांग्लादेश के, उनका नाम था लज्जुद्दीन अहमद। प्रेसिडेंट ने उसकी जो पूरी जो एप्लीकेशन थी उसको, रहम की जो उसने गुहार लगाया था, उस गुहार को, उस एप्लीकेशन को प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने के बाद में फांसी, प्रेसिडेंट की तरफ से भी फांसी का दिन सेम वही हुआ, यानी कि कहीं से भी इसको राहत नहीं मिली और फांसी का दिन मुकर्रर हुआ 10 मई 2004 12:01। 10 मई 2004 रात के 12:01। अब फांसी का दिन मुकर्रर होने के बाद में फांसी से एक दिन पहले जो जल्लाद होते हैं, जल्लादों को बुलाया गया, क्योंकि ये
सिकदर एक बहुत बड़ा सीरियल किलर था। और नूर ने एक और चीज़ बताया सिकदर के बारे में। इसने बताया कि जब इन लोगों ने पहली वारदात को अंजाम दिया था, कत्ल की वारदात को जब इन लोगों ने अंजाम दिया था, नूर ने और सिकदर ने मिलकर, तो सिकदर कत्ल करने के बाद में उसके कपड़े के ऊपर खून के छींटे लगे थे। तो सिकदर ने आकर, सिकदर को घबराहट होने लगी, घर पे आने के बाद में सिकदर को घबराहट होने लगी। घबराहट होने की वजह से सिकदर ने दूध से नहाया, और जब उसने दूध से नहाया तो उसकी घबराहट दूर हो गई। उसने ये बात बताया नूर को कि जब उसने दूध से नहाया कत्ल के बाद तो उसकी घबराहट दूर हो गई। उसकी ये जो चीज़ जो उसने किया था कि कत्ल करने के बाद दूध से नहाया था, वो इसके दिमाग में ये सोच थी उस वक्त कि लाल जो खून के धब्बे थे, वो लाल धब्बों को सफ़ेद दूध धो देगा। ये सोच से उसने दूध से नहाया। और नूर ने बताया पुलिस को कि जब भी उसने उसके बाद में जब भी जो भी कत्ल उसने किया, हर कत्ल के बाद में इरशाद सिकदर दूध से नहाया करता। खैर, अब फांसी का दिन मुकर्रर हुआ। एक दिन पहले सिकदर के लिए जल्लादों को बुलाया गया। 3 जल्लादों को मुकर्रर किया गया। उसमें से एक जल्लाद का नाम था हाफिजुद्दीन, और दूसरे का नाम शारजहां था, तीसरे का नाम हैरिसमी था। अब 10 मई 2004, उससे पहले उसकी बीवी मिलने आई उसको जेल में। उसकी बीवी से उसने बहुत ज़्यादा नाराज़गी जाहिर करते हुए ये कहा कि आप लोगों ने जो प्रेसिडेंट को जो गुहार लगाई थी, रहम की भीख की जो गुहार लगाई थी, वो एप्लीकेशन बराबर नहीं था, जिस वजह से मुझे फांसी दी जा रही है। उसकी बीवी ने कहा कि हम और भी कुछ कोशिश कर रहे हैं। सिकदर ने बताया कि अब और कोई भी कोशिश करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने एक सपना देखा। उसने अपना सपना अपनी पहली बीवी से शेयर किया, खतीजा से। उसने कहा खतीजा को कि मैंने एक सपना देखा, सपने में देखा कि मुझे फांसी हो रही है और अभी दुनिया की कोई ताकत मुझे फांसी से नहीं रोक सकती। और फिर ये जो 3 जल्लाद थे, इन लोगों को बुलाया गया 10 मई 2004 के दिन, और 12:01 पर सिकदर 12:01 से पहले जब उसको ले जाया गया फांसी की तरफ, उससे पहले ये नहाया धोया और ये तैयार हो गया। और सिकदर अनकॉन्शियस टाइप का हो गया था। जब उसको ले जाया जा रहा था तो वो जा नहीं रहा था, क्योंकि वो आधा होश में था और डर के मारे आधा बेहोशी में था। तो उसको खींच के ले जाया गया, उसको फांसी के फंदे के ऊपर, फांसी जहाँ पर देते हैं सूली पर खड़ा किया गया। और फिर जैसे ही 12:01 हुआ, वहाँ पर जो जेलर थे, जेलर ने इशारा किया। इशारा करने पे ये जो जल्लाद थे, जल्लादों ने लीवर को खींचा, और लीवर को खींचने के बाद में इसको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। फांसी के फंदे पर लटकाने के कुछ समय बाद उसको चेक किया गया, ये पूरी तरीके से मर चुका था। सिकदर मर चुका था। सिकदर के मरने के बाद में 5-6 घंटे के बाद में, यानी कि सुबह 5-6 बजे के आसपास, उसकी बॉडी उसके भाई को और बहन को दी गई। क्योंकि सिकदर की बीवी, सिकदर की जो वाइफ थी, जब आखिरी बार उसको मिलने आई थी तो उसने अपना सपना सुनाया था उसको। उस वक्त ये कहा था कि मेरी बॉडी पे, मेरी डेड बॉडी पर तुम में से किसी, मेरी 6 बीवी में से और बच्चों में से किसी का अधिकार नहीं है। मेरे जिस्म पर, मेरी डेड बॉडी पर मेरे भाई और मेरी बहन का अधिकार है, बड़े भाई का और बड़ी बहन का। मेरी बॉडी मरने के बाद में मेरा जिस्म मेरे बड़े भाई और मेरी बड़ी बहन के हवाले किया जाए। उसकी वसीयत के मुताबिक पुलिस ने सिकदर की डेड बॉडी को उसके घर वालों के हवाले कर दिया। तो ये थी सिकदर की कहानी। और सिकदर एक बहुत ही ख़तरनाक क्रिमिनल था, इरशाद सिकदर। इसका ये जो पूरा जो मामला, ये उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था, क्योंकि इसकी ख़ास एक स्पेशल चीज़ थी
यानी एक इंसान साइकोपना जो करता है वो था इसका, कि ये जितने भी इसने कत्ल किया तकरीबन 60 इसने कत्ल किया, 60 कत्ल किया इसने। करने के बाद में जितने भी कत्ल ये करता और जब भी ये कत्ल करता ये आकर दूध से नहाता। तो इस वजह से ये बहुत चर्चा में आई थी ये कहानी। सिकदर की जो क्राइम की जो समय था जो इसने स्पेंड किया था समय, ये 1991 से 1999 तक इसने स्पेंड किया था। इस समय सिकदर का सिक्का बोलता था, इसकी आवाज़ में दम था उस वक्त। इसकी आवाज़ से पूरी मार्केट थम जाती, लोगों की सांस अंदर की अंदर और बाहर की बाहर रह जाती। तो ये था सिकदर की कहानी। सिकदर का जन्म 1954 में हुआ था और मदरगोना विलेज, एक गांव है ये मदरगोना विलेज, वहाँ पर हुआ था। नालचिटी उपजिला, यहाँ पर सिकदर का जन्म हुआ था। तो ये थी पूरी कहानी सिकदर की। ये कहानी को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ में। तब तक के लिए आदाब, नमस्ते।